इंडिया 9 सितंबर 2023 में भारत मंडलम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में 18th G20 समिट को होस्ट करने के लिए तैयार है। यह इंडिया के साथ साथ साउथ एशिया में होने वाला पहला G20 समिट है। न्यू दिल्ली में 18th G20 समिट पूरे साल मिनिस्टर्स, सीनियर ऑफिशियल्स और सिविल सोसाइटीज के बीच ऑर्गेनाइज्ड सभी G20 प्रोसेसेस और मीटिंग्स का पीक जगह है। इंडियन मिनिस्टर्स और यूनियन ऑफिशियल्स के बीच पूरे साल इंडिया के अलग अलग सिटीज में मीटिंग्स हुए ताकि इंडिया अपनी रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी को ग्लोबल स्टेज पर शोकेस कर सके। G20 क्या है? G20 या ग्रुप ऑफ 20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन है। G20 काम करता है एक ऐसी फोरम या जगह की तरह जहां मेजर इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज जैसे मेजर इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। G20 में 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के अलावा G20 हर साल इनवाइट करता है गेस्ट कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD और एशियन। इस साल रेगुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा ISA जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसे भी इनवाइट किया गया है। ISA एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इसके अलावा CDRI जो कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसे भी इनवाइट किया गया है। G20 का फीचर्स क्या है? G20 में जो कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड के 85% GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं। 75% ऑफ द टोटल दुनिया का ट्रेड इन कंट्रीज से होता है और 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन इन कंट्रीज से हैं। G20 में वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमीज भी शामिल हैं जैसे USA। 1999 में G20 ग्रुप 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फाउंड हुआ था। उस टाइम G20 एक फोरम के तौर पे फाउंड हुआ था जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इश्यूज को डिस्कस करते थे। लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फाइनेंस मिनिस्टर्स और बैंक गवर्नर्स की जगह G20 में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स पार्ट लेने लगे। 2008 में G20 का अपग्रेडेशन हुआ। 2009 में G20 को एक प्रीमियर फोरम डिक्लेयर किया गया। 2009 से आज तक G20 लीडर्स रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं। G20 एक ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए लीडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। G20 में कोई टॉप पोजीशन नहीं होता। G20 प्रेसिडेंसी टोक्यो के कॉन्सेप्ट पे चलता है। टोक्यो 3 चीजों के ग्रुप को बोलते हैं। इस साल टोक्यो में इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील हैं। इंडिया 2023 में G20 को होस्ट कर रहा है। ब्राजील 2024 में होस्ट करेगा और इंडोनेशिया पिछले साल 2022 में होस्ट कर चुका है। हर कंट्री के हेड तो साल भर में एक बार मिलते हैं, लेकिन G20 का एजेंडा 2 पैरेलल ट्रैक्स, मतलब कुछ कंट्रीज का ग्रुप साल भर रेगुलर मीटिंग्स करके G20 के डिसाइडेड एजेंडे पे काम करता है। G20 के स्ट्रक्चर में 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं जिसमें पहला ट्रैक शेरपा ट्रैक है और दूसरा फाइनेंस ट्रैक है। शेरपा ट्रैक का फोकस सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे होता है जैसे कि एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा ट्रैक है फाइनेंस ट्रैक को फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हेड करते हैं जो जनरली साल भर में 4 बार मिलते हैं। फाइनेंस ट्रैक का फोकस मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रेगुलेशन और इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है। G20 का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है G20 के सारे कंट्रीज के बीच पॉलिसीज को लेकर कोऑर्डिनेशन रहे ताकि सभी कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकें। दूसरा ऑब्जेक्टिव G20 का फाइनेंशियल रेगुलेशंस को प्रमोट करना है
ताकि 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस फ्यूचर में नहीं आए। तीसरा और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव G20 का सारे G20 कंट्रीज के बीच कॉमन विजन डेवलप करना है। क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, करप्शन और एनर्जी क्राइसिस पे। इस साल के G20 समिट में इंडिया का एजेंडा क्या है? इस साल कोई कॉन्क्रीट एजेंडा तो नहीं मेंशन्ड है, लेकिन इस साल का G20 थीम वासुदेव कुटुंबकम है, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। थीम से हम यह पता कर सकते हैं कि इंडिया का फोकस सस्टेनेबिलिटी पर है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो आज के समय के हिसाब से हो, लेकिन उसकी वजह से फ्यूचर जनरेशंस को प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। जैसे हम जंगल के पेड़ को काट रहे हैं तो इससे आज तो हम डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से फ्यूचर जनरेशंस को प्रॉब्लम फेस होगा। G20 का आखिर सिग्निफिकेंस क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है? G20 का इंपॉर्टेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम समझ सकते हैं। पहला जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, दूसरा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और तीसरा सोशल सिग्निफिकेंस। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, G20 में G7 से ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि G7 में सिर्फ 7 कंट्रीज थी। G7 1975 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, जिसमें मेजर इंडस्ट्रियल और इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज ही थी। G20 में डेवलपिंग नेशंस जैसे इंडिया और चाइना भी शामिल हैं। G20 प्रमोट करता है पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच, जो कि G7 में सिर्फ 7 देशों के पास था। इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ग्लोबल लेवल पर पावर बैलेंस रहता है। G20 एक अपॉर्चुनिटी देता है बायलैटरल मीटिंग्स करने का बाकी 20 कंट्रीज के लीडर्स के बीच। जैसे पिछले साल 2022 में इंडिया चाइना समिट हुआ था G20 की वजह से। G20 की वजह से कंट्रीज जिनकी आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल सिस्टम्स और इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक दूसरे से अलग हैं, वो भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिलके ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करते हैं, जैसे इंडिया और चाइना, यूएसए और रशिया। ग्लोबल इकोनॉमी में G7 कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन घटता जा रहा है और G20 का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में कंसिस्टेंट है। G20 ग्रुप में G7 के कंपैरिजन में ज़्यादा फाइनेंशियल और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे डिस्कशन होता है, जिसकी वजह से G20 के डिस्कशंस का इन्फ्लुएंस ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक पर भी होता है। G20 क्रिटिकल रोल प्ले किया अपने रिस्पॉन्स से 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, द यूरोपियन डेट क्राइसिस में, कोविड-19 पैंडेमिक में। G20 देशों ने दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों द्वारा उन पर बकाया डेब्ट को सस्पेंड करने का एग्रीमेंट किया। इससे गरीब देशों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कोविड में फायदा हुआ। G20 का सोशल सिग्निफिकेंस, 1999 से G20 का एजेंडा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी से सोशल इन्वायरमेंट पे शिफ्ट हुआ है। पिछले 4 सालों के G20 समिट्स पे अगर हम नजर डालें तो 2010 में G20 समिट चाइना में हुआ था, जहां क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन हुआ। 2018 में G20 समिट अर्जेंटीना में हुआ, जहां फोकस था फेयर एंड फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। 2021 में जर्मनी G20 समिट में फोकस मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरनेशनल टैक्स हेवंस जैसे मॉरिशस और करप्शन पे था। 2022 में इंडोनेशिया में G20 समिट हुआ, जहां फोकस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, गरीबी और जेंडर इक्वालिटी पे था। इस साल के G20 समिट में फोकस सस्टेनेबिलिटी पे है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि G20 का एजेंडा इकोनॉमिक पॉलिसी से सोशल इन्वायरमेंटल एरियाज पे ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। G20 ने क्लाइमेट चेंज के खतरे को पहचाना है और एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में इससे निपटने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। इसके अलावा G20 ने एडवांस्ड और क्लीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने पे डिस्कशंस किए हैं और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस को टैकल करने पर भी डिस्कशंस किया और सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी को अडॉप्ट करने पर चर्चा भी किया है।
सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी एक एमिशन को मैनेज और रिड्यूस करने का फ्रेमवर्क है। यह एक क्लोज लूप सिस्टम है जिसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिमूव पे फोकस होता है। G20 लीडर्स ने 70% वर्ल्ड के पॉपुलेशन को 2022 तक कोविड-19 वैक्सीन लगाने का प्लेज भी लिया था। G20 इंडिया में होने से इंडिया को क्या फायदा होगा? G20 इंडिया में होने से इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। G20 के होस्ट इंडिया को अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे और मेजर कंट्रीज के साथ जुड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। लेकिन इस साल रशिया और चाइना के प्रेसिडेंट्स G20 में शामिल नहीं होने जा रहे। इंडिया ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए आवाज बनने वाला है। G20 के होस्ट करने की वजह से इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल करने पर जोर दिया है। G20 होस्ट करने की वजह से इंडिया को बाकी G20 कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक टाइज को मजबूती देने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। जैसे कि दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी इस मुद्दे पर सारे देशों का कोऑपरेशन लेने में मदद कर सकती है। क्लाइमेट चेंज पे इंडिया का मिशन लाइफ है। मिशन लाइफ एमिशंस को कम करने, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने और रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए एक मूवमेंट है जिससे लोगों के बिहेवियर में चेंज आ सके एनवायरनमेंट के प्रति। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे मुद्दे पर फोकस करेगा जिससे इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। G20 को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? पहला है स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। G20 में कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है और G20 का एजेंडा होस्ट कंट्री के हिसाब से चेंज होते रहता है। और कुछ क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि G20 G7 का ही एक एक्सटेंशन है। दूसरा चैलेंज है लिमिटेड मेंबरशिप। G20 में केवल 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन हैं। इसका मतलब और इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज जैसे अफ्रीकन यूनियन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। G20 ग्रुप में अफ्रीकन कंट्रीज में सिर्फ साउथ अफ्रीका है। अगर G20 मेंबरशिप को एक्सपैंड किया जाए तो G20 ज्यादा अच्छे से ग्लोबल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा चैलेंज G20 कंट्रीज के लिए है कि मेंबर कंट्रीज किसी भी डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है। इसका एग्जाम्पल है कि G20 कंट्रीज टेररिज्म को फाइनेंसिंग ना मिले इसके लिए गाइडलाइंस को सेट करने के लिए अग्री हुए थे, लेकिन आज तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं हो पाया। G20 डिक्लेरेशंस लीगली बाइंडिंग नहीं है। G20 जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को भी फेस कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी जियोपॉलिटिकल रिफ्ट्स से स्ट्रगल कर रही है, जैसे यूएस और चाइना जो दुनिया के दो सबसे बड़े इकोनॉमीज हैं उनके बीच टेंशंस हैं और यूएस ने रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है G20 के प्रॉपर फंक्शनिंग का, क्योंकि यूएसए और उसके अलाइज रशिया के साथ सेम टेबल पर नहीं आना चाहते हैं। इस साल के G20 में इसी इशू की वजह से रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे। पांचवा चैलेंज G20 की वजह से यह है कि छोटी कंट्रीज को डिक्लेरेशंस और कमिटमेंट्स जिन पे G20 नेशंस अग्री किए हैं उनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, भले उनको इससे फायदा हो या नहीं। जैसे G20 नेशंस ने अग्री किया था इंटरनेशनल कोल पावर की प्लांट्स की फंडिंग को एंड करने के लिए। इसकी वजह से छोटे नेशंस को कोल पावर प्लांट के लिए G20 नेशन से फंडिंग नहीं मिली और उनको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से काम चलाना पड़ा। G20 के ग्रुप को आगे कैसे बढ़ना चाहिए और क्या स्टेप्स लेना चाहिए G20 के इंपैक्ट को बढ़ाने के लिए? पहला स्टेप, G20 को ऑब्जेक्टिव्स, विजन और मिशन स्टेटमेंट्स इंक्लूड करना चाहिए जो G20 में डिस्कस्ड एजेंडे को कंटिन्यूटी देगा। G20 में सिर्फ 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन हैं। G20 को अपने रिप्रेजेंटेशंस बढ़ाना चाहिए और अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका से सिर्फ साउथ अफ्रीका G20 का पार्ट है। नेशंस जो G20 के पार्ट हैं उनके बीच टैक्स रेट नॉमिनल हो ताकि ओवरऑल सबकी इकोनॉमी बूस्ट हो सके।
G20 ईस्ट और वेस्ट में पावर को ब्रिज करने का एक्ट कर सकता है। वेस्टर्न इकोनॉमी जैसे यूएसए ने रशिया पे काफी सैंक्शंस लगाए हैं और एक तरह से उसे बायकॉट किया है। इससे पूरे दुनिया की इकोनॉमी को फर्क पड़ता है। जैसे यूके और बाकी देशों में गैस के प्राइसेस बढ़ गए। G20 में इंडिया जैसे कंट्रीज इस ईस्ट और वेस्ट के गैप को ब्रिज करने में हेल्प कर सकते हैं। G20 को पब्लिक हेल्थ को की एजेंडा बनाना चाहिए, स्पेशली कोविड के इंपैक्ट को देखने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और